गुड इवनिंग गाइज। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में तीसरे यूनिट रासायनिक बलगतिकी के अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक इस टॉपिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू होता है आज का हमारा लेक्चर, जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों पर है। तो पहला हेडिंग है हमारा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो पहला जो कारक होता है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है वो होता है अभिकारकों की सांद्रता, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। अब इसे समझने के लिए हम एक इक्वेशन देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है A + B = प्रोडक्ट, ठीक है। ए और बी क्या है, हमारे अभिकारक हैं, या हम इसे क्रियाकारक भी कह सकते हैं। तो जब अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मतलब कि जो भी इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले अभिकारक होते हैं या अणु होते हैं, जो भी होते हैं, इनकी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो उनके अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। सांद्रता का मतलब अणुओं की संख्या में वृद्धि, तो उनके अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब अणुओं की संख्या बढ़ती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अणु जो है आपस में क्या होंगे, ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे। तो जब टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है तो इससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसको हम कहते हैं संघट्ट सिद्धांत। इसे हम संघट्ट सिद्धांत कहते हैं। और इसके थ्रू हम इसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि जब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाती है, अभिकारकों की सांद्रता का मतलब उनके अणुओं की संख्या इंक्रीज की जाती है या वृद्धि की जाती है, तो उनके अणुओं के जो टक्करों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। मतलब अणु क्या होंगे, ज़्यादा मात्रा में टक्कर करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। और जब अणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उनका वेग भी क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उत्पाद क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। और जब उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बनते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो अभिकारकों की सांद्रता होती है, अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो टक्करों की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। टक्करों की संख्या अधिक होगी, टक्करों की संख्या अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो अभिक्रिया के वेग को हम किससे डिफाइन करते हैं, स्मॉल आर से, स्मॉल आर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। और अभी हमने पढ़ा है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ता है किससे, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से। तो इसे हम लिख सकते हैं R समानुपाती C। मतलब अभिक्रिया का वेग जो है वो सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। सांद्रता बढ़ेगी, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा जो कारक होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर, ताप। तो जब हम ताप भी बढ़ाते हैं, जब ताप हमारा इंक्रीज होता है तो इससे भी जो अणु होते हैं उनमें उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ऊर्जा बढ़ती है तो उनका वेग बढ़ता है, और जब वेग बढ़ता है, वो जब तेज़ी से गति करना शुरू करते हैं तो उनके टक्करों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर अभिकारक जो होते हैं उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा और वेग बढ़ जाते हैं, जिससे उनके टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो अभिक्रिया का वेग है वो टेम्परेचर के भी क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो इस टॉपिक पर जब वैज्ञानिकों ने ज़्यादा अध्ययन किया, ज़्यादा प्रयोग किया, तो वो एक निष्कर्ष पर निकाला उन्होंने। और निष्कर्ष पर जो है उन्होंने कहा अपने निष्कर्ष में कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया जाता है तो उसका जो वेग होता है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है। अब उसका टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री इंक्रीज करें तो 25 से में अगर हमने 10 डिग्री उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर हमारा हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उस कंडीशन में जो उसका अभिक्रिया का वेग होगा, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड अभिक्रिया का वेग था, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर उसके वेग का 2 गुना अधिक हो जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसका वेग पहले वेग की अपेक्षा लगभग 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा है हमारा उत्प्रेरक, जिसे हम कहते हैं कैटालिस्ट।
तो इसको समझने के लिए हम फिर एक रिएक्शन देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है A + B = उत्पाद, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा बना। यहाँ पे A और B क्या है, अभिकारक है या क्रियाकारक है। तो जो भी अभिकारक के अणु जो है जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो वो तुरंत अभिक्रिया करना शुरू नहीं करते हैं। तो इन्हें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए या सक्रिय होने के लिए अपनी ऊर्जा का मान क्या होता है, कुछ बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और उस ऊर्जा का मान जो ये बढ़ाते हैं उसे हम EA से डिफाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये EA क्या है, जब वो एनर्जी अपनी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो वो जो इंक्रीज की हुई एनर्जी है उसे हम कहते हैं EA। EA का मतलब होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। तो कोई भी अभिकारक के जो अणु होते हैं वह अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं तो तुरंत वो रिएक्शन करना स्टार्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन करने के लिए उन्हें अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि इस रिएक्शन की हम जो है सक्रिय ऊर्जा जो है वो 20 जूल है, ठीक है, और A की जो ऊर्जा है वो 10 जूल है और B की भी जो ऊर्जा है वो कितनी है, 10 जूल। अब दोनों की ऊर्जा जो एनर्जी जो है वो 10-10 जूल है। तो क्या ये रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। किस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी सक्रिय ऊर्जा कितनी है, 20। इन्हें अपना एनर्जी लेवल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और इंक्रीज करके इन्हें 20 जूल तक एनर्जी अपनी करनी पड़ेगी, तब ये अभिक्रिया में हिस्सा लेकर अभिक्रिया कर सकते हैं और कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये अपनी एनर्जी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और उस एनर्जी को 20 जूल तक ले जाएंगे। मतलब A की भी एनर्जी 20 जूल हो जाए और B की भी एनर्जी जब 20 जूल हो जाएगी तब ये अभिक्रिया जो है करके एक उत्पाद बनाएंगे। और इसी एनर्जी इंक्रीजमेंट को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसे कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। तो रिएक्शन के लिए सक्रिय ऊर्जा की जो है आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो धनात्मक जो उत्प्रेरक होते हैं, तो धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है वह क्या करता है, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अणु क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो सक्रिय ऊर्जा के मान को घटाते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके जस्ट अपोजिट जो हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है वह सक्रिय ऊर्जा के मान को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और जब सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है तो इससे ज़्यादा अणु जो है वो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, अपनी एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते, और जिसके कारण जो है अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रोडक्ट ही नहीं ज़्यादा बनेंगे, टक्कर ही नहीं ज़्यादा होगी, तो फिर वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो धनात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को जो है घटाते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ाते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग घट जाता है। अगला जो कारक होता है वो होता है दाब, जिसे हम कहते हैं प्रेशर। तो दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक पात्र में एक जो है गैस कोई भी भर लिया और ऊपर से हमने ये लगा दिया पिस्टन, और जब पिस्टन से हम इस पर दाब डालते हैं तो जो इसके अणु हैं, इन अणुओं की संख्या में क्या होगी, ऐसे जो दाब लगाएंगे तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, जो अणु होंगे वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जब अणु एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब टक्करों की संख्या इंक्रीज होगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गैसीय अभिक्रिया पर जब हम गैसीय अभिकारक पर जब हम दाब बढ़ाते हैं तो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला जो कारक होता है वो होता है सतह क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। तो सतह क्षेत्रफल क्या होता है कि हमने अभी तक पढ़ा है हाई स्कूल तक, या तो आपने पढ़ा होगा कि हम क्षेत्रफल दो तरीके से निकालते थे, एक संपूर्ण क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे। तो यहाँ पे जो है आपका जो अगर गैसीय विलयन है या द्रवीय विलयन है तो उसमें सतही क्षेत्रफल का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। क्यों, क्योंकि द्रवीय विलयन है, उसमें हम दो द्रव को मिलाएंगे तो दोनों द्रव आपस में आसानी से मिल जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसी तरीके से गैस है, तो जब दो गैसें भी मिलाई जाती हैं, अभिक्रिया कराई जाती हैं, तो वो भी आसानी से आपस में मिल जाती हैं, जिससे कोई इफेक्ट हमको ज़्यादा पड़ता नहीं। लेकिन अगर हम कोई दो ठोस अभिकारक लें
तो दो ठोस अभिकारकों को आपस में मिलाना थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ठोस अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल हम देख तो ठोस अभिकारकों का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो जितना अधिक होता है उनकी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होता है। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे दो ठोस हैं, एक आपका ए वाला ठोस है, ए ठोस है, और दूसरा आपका बी ठोस है। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये दोनों इतने ही एरिया को तो टच करेंगे, यही एक इतने एरिया को टच करेंगे, तो इनका सतही क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। अब मान लेते हैं कि हम अगर इसी आकृति को हम दूसरी तरीके से इस तरीके से देखें, ये हमारा ए हो गया और एक हमारा हो गया ये वाला, दूसरा हो गया अभिकारक बी। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये दोनों किस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके से। तो इनका देखो सतही क्षेत्रफल ये इंक्रीज हो गया, इस सतही क्षेत्रफल इनका है ये इतना हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पे कितना था, यहाँ इतना कम था। अब अगर इन्हीं दोनों ठोसों को हम क्या करें, चूर्ण बना दें, दोनों को पीस कर चूर्ण बना दें और आपस में मिला दें, तो उनका सतही क्षेत्रफल अधिक हो गया कि नहीं, ज़्यादा हो गया। पहले गोला था, अगर दोनों गोल आकृति में थे तो उनका सतही क्षेत्रफल कम था, फिर दोनों अगर आयताकार में हो गए तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। अब दोनों के अगर चूर्ण को हमने आपस में मिला दिया तो सतही क्षेत्रफल और बढ़ गया। तो जितना अभिकारकों का मतलब ठोस अभिकारकों का जितना सतही क्षेत्रफल अधिक होता है उसकी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। अब अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा ले लें और लकड़ी का एक छीलन ले लें, थोड़ा सा छीलन ले लें, तो लकड़ी का जो बड़ा टुकड़ा होगा उसकी अपेक्षा जो उसकी छीलन होगी वो अधिक तेज़ी से जलकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब अगला जो फैक्टर है वो है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति का क्या असर पड़ता है, तो जो अभिकारक जिस नेचर के होंगे, जैसे मान लीजिए गैसीय अभिक्रिया है, अभिकारक आपके गैसीय अभिकारक हैं, तो गैसीय अभिकारकों का जो वेग होता है हमें पता है सबसे अधिक होता है। क्यों, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो जब गैसीय अभिकारक हैं तो उनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक है, तो गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा जब अधिक होगी तो वो अधिक तेज़ी से टक्कर खाएंगे, टक्करों की संख्या बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो अभिकारक आपके गैसीय अभिकारक जो होते हैं, तो गैसीय अभिकारकों का जो वेग होगा मतलब गैसीय अभिक्रिया का जो वेग होगा वह द्रव अभिक्रिया से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि द्रव अभिक्रिया के अणुओं से गैसीय अभिक्रिया के अणुओं की वेग क्या होगी, ज़्यादा होगी, और टक्करों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि सबसे कम किसकी होगी, ठोस अभिक्रिया की, उसके अणु क्या होंगे, कम टक्कर करेंगे। तो सबसे अधिक जो अभिक्रिया का वेग होता है वो गैसीय अभिक्रिया का, दूसरा उसके बाद द्रव अभिक्रिया का, और सबसे कम जो होता है वो ठोस अभिक्रिया का होता है। अगला है माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हमारे अभिकारक आयनिक हैं, आयनिक का मतलब ध्रुवीय अभिकारक है हमारे, तो हमें जिस विलायक में उसको घोलना है वो भी क्या होना चाहिए, ध्रुवीय, जैसे हमने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक उसमें, ठीक है। तो माध्यम की प्रकृति में भी यही है कि आयनिक अभिकारक हैं तो उनकी अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायक में ही क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अगर ध्रुवीय अभिकारक हैं तो ध्रुवीय विलायक भी हो तो उसमें अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट जो हमारा है वो है विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो विकिरण का प्रभाव क्या पड़ता है, तो कुछ अभिक्रियाओं का जो वेग होता है वे विकिरण के प्रभाव से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे एक रिएक्शन हमने ले लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया और इस पर हमने सनलाइट डाल दिया, H सन एनर्जी अगर डाल दी, तो ये इससे क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है, मतलब अभिक्रिया ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये विकिरण का इफेक्ट था। तो इस तरीके से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले आपके कारक थे अभिकारकों की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, दाब, सतह क्षेत्रफल, अभिकारकों की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति और विकिरण का प्रभाव। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगला लेक्चर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें।